आरजू चौहान सुबह जल्दी उठ जाती थी, लेकिन 2 फरवरी को उसकी आंख थोड़ी देर से खुली तो वो नहा धोकर कॉलेज जाने के लिए तैयारी करने लगी। वह अशोक विहार स्थित लक्ष्मीबाई कॉलेज में बीए फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। कॉलेज जाने में देर ना हो जाए इसलिए आरजू ने नाश्ता तक नहीं किया, केवल चाय पीकर 8:30 बजे घर से निकल गई। कॉलेज से वह अक्सर दोपहर 2 बजे तक घर वापस आ जाती थी, लेकिन जब कभी उसे आखिरी पीरियड अटेंड करना होता था तो घर आने में उसे तकरीबन 4 बज जाते थे। लेकिन जब उस दिन वो 4 बजे तक घर नहीं लौटी तो उसकी माँ कविता ने उसे फ़ोन किया कि इस समय वो कहाँ है और कब तक घर आएगी, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। कई बार फ़ोन करने पर भी बात नहीं हो सकी तो वो परेशान हो गई कि पता नहीं आरजू ने फ़ोन बंद क्यों कर दिया है। आरजू के पिता संजीव चौहान उस समय घर पर ही थे। पत्नी को परेशान देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो रही हो? तो उसकी मां ने कहा कि आरजू अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आई, उसका फ़ोन भी मिलाया तो वो भी बंद आ रहा है। तो उसके पिता ने कहा कि हो सकता है कि मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो गया हो और तुम परेशान हो रही हो। तो परेशान मत हो, वो अब बच्ची नहीं रही जो तुम उसकी इतनी चिंता कर रही हो। संजीव चौहान ने पत्नी को समझाया। 1 घंटा और बीत गया। ये कहकर के संजीव चौहान ने अपनी पत्नी को समझाया और ऐसे ही बातों में 1 घंटा और बीत गया, पर आरजू अब तक घर नहीं आई। माँ ने फिर फ़ोन किया, इस बार भी उसका फ़ोन बंद मिला। उन्होंने ये बात अपने पति को बताई तो उन्होंने भी अपने फ़ोन से फ़ोन किया, उन्हें भी फ़ोन बंद मिला। अब वो परेशान हो गए। आरजू की एक सहेली सिमरन का फ़ोन नंबर कविता चौहान के पास था। उन्होंने सिमरन को फ़ोन किया तो उसने कहा, आंटी आज मैं कॉलेज नहीं गई थी इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद आरजू की दूसरी सहेली राधिका को फ़ोन करके आरजू के बारे में पूछा गया तो पता चला कि वो भी उस दिन छुट्टी पर थी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता रहा ये दोनों माँ बाप की चिंता और भी बढ़ती जा रही थी। जवान बेटी का मामला था इसलिए वो ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं करना चाहते थे। यहाँ तक कि आरजू के बारे में उन्होंने अपने परिवार तक को नहीं बताया था। जवान बेटी के अचानक गायब हो जाने से माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है, इस बात को संजीव चौहान और उनकी पत्नी कविता से ज़्यादा और कौन महसूस कर सकता था। बेटी को इधर उधर तलाशते तलाशते रात के 11 बज गए थे, पर उसके बारे में कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। फिर रात 11:30 बजे संजीव अपनी पत्नी को लेकर थाना मॉडल टाउन पहुँचे। थाना प्रभारी राम अवतार यादव को उन्होंने बेटी आरजू के बारे में पूरी बात बताई। आरजू कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी जो उसके कहीं खो जाने की आशंका थी। जवान लड़की के गायब होने पर ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी या फिर उसके साथ कोई अनहोनी घट गई होगी। इसलिए आरजू के गायब होने पर मामले में भी थाना प्रभारी ने यही सोचा कि वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चली गई होगी। 2-4 दिनों में वो घूम घाम कर वापस घर आ जाएगी। और उन्होंने बातों ही बातों में संजीव चौहान से जानना भी चाहा कि उसकी बेटी का किसी लड़की के साथ कोई दोस्ती तो नहीं था। संजीव चौहान ने इसके लिए मना कर दिया, कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर संजीव चौहान की तहरीर लेकर उन्होंने कहा कि परेशान ना हो, उनकी बेटी जल्द ही आ जाएगी। पुलिस को बेटी की गुमशुदगी की सूचना देने के बाद चौहान और उसकी पत्नी घर लौट आया। राम अवतार यादव ने यह मामला सब इंस्पेक्टर अमित राठी के हवाले कर दिया। अमित राठी ने आरजू चौहान की गुमशुदगी कार्यवाही में उसका हुलिया बताकर दिल्ली के संस्थानों को मैसेज कर दिया। और इधर बेटी की चिंता में संजीव चौहान के आंखों की नींद उनके आंखों से गायब हो चुकी थी। उनके अलावा उनकी बेटी पायल और बेटा कृष्णा भी परेशान था। सवेरा होते ही संजीव चौहान ने बेटी के तलाश में निकल पड़े। वह लक्ष्मीबाई कॉलेज गए जहाँ आरजू पढ़ती थी। वो प्रिंसिपल से मिले तो उन्होंने तुरंत कॉलेज के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाए। उस फुटेज से पता चला कि सुबह 9:02 पर आरजू कॉलेज आई थी। अंदर आने की पुष्टि होने पर प्रिंसिपल ने उन प्रोफेसर को बुलाया जो कि पहले और दूसरे पीरियड में आरजू को पढ़ाते थे। उन्होंने बताया कि आरजू ने केवल पहले पीरियड अटेंड किया था। अब सवाल ये था कि पहले पीरियड अटेंड करने के बाद वो कहाँ चली गई थी। फिर संजीव चौहान ने आरजू के साथ पढ़ने वाली कुछ लड़कियों से बात की तो 2 लड़कियों ने बताया कि आरजू से मिलने अक्सर नवीन खत्री आता रहता था। कल भी वो अपनी मारुति से आया था और ये नवीन खत्री का घर आरजू चौहान के घर से करीब 150 मीटर की दूरी पर थी। 150 मीटर दूर रहने वाले नवीन खत्री और आरजू के बीच में कई सालों से गहरी दोस्ती थी। उनकी यह दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई थी।
वे दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन एक ही गांव के होने की वजह से दोनों के घर वाले बिल्कुल तैयार नहीं थे। करीब 4 महीने पहले संजीव के घर पंचायत भी हुई थी, जिसमें नवीन के घर वाले भी आए थे। पंचायत में तय हुआ था कि आज के बाद दोनों बच्चे आपस में नहीं मिलेंगे और दोनों के घर वाले ही अपने अपने बच्चों को संभालेंगे। यह जानकारी मिलने के बाद संजीव घर आ गए थे और दोनों के ही घर वाले अपने अपने बच्चों को संभालेंगे। बहरहाल कॉलेज में जब पता चला कि नवीन खत्री अपनी कार लेकर के आया था, यह जानकारी मिलने के बाद संजीव चौहान अपने घर आ गए। आरजू के लापता होने की बात अभी तक संजीव के घर वालों के अलावा किसी और को नहीं पता थी। बदनामी के डर से संजीव चौहान ने अपने रिश्तेदारों तक को अपनी बेटी की गुमशुदगी के बारे में नहीं बताया था। वो खुद ही उसे ढूंढ रहे थे। कॉलेज से उन्हें नवीन खत्री के बारे में जानकारी तो मिल चुकी थी। अगर वो उसके बारे में किसी से पूछताछ करते तो हो सकता था कि ये बात मोहल्ले में फैल जाए, इसलिए उन्होंने उससे या उसके घर वालों से बात करना उचित नहीं समझा। फिर 3 फरवरी को भी वह बेटी की तलाश करते रहे, लेकिन कहीं से भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। चौहान परिवार दर्द को जितना दबाने की कोशिश कर रहा था, वो दर्द उतना ही बढ़ता जा रहा था। अब उन्होंने बात को ज़्यादा दबाना उचित नहीं समझा और परिवार वालों को बेटी के गायब होने के बारे में बता दिया। उन्हें यह भी बता दिया था कि कॉलेज की लड़कियों से पता चला है कि आरजू कॉलेज से नवीन खत्री के साथ कार से गई थी। नवीन की शादी तय हो चुकी थी और अगले दिन यानी कि 5 फरवरी को उसकी शादी थी। परिवार वालों की सलाह पर कविता चौहान ने बेटी के बारे में पता करने के लिए नवीन खत्री के बड़े भाई संदीप खत्री को फ़ोन किया। फ़ोन संदीप खत्री के बहन ने उठाया। कविता ने कहा कि उन्हें नवीन से बात करनी है, तो उसने कहा नवीन तो शादी की तैयारी में लगा है, आप चाहे तो मम्मी पापा से बात कर लें। तो आरजू की माँ कविता ने कहा ठीक है, बात कराओ। इतने में लीजिए संदीप भैया आ गए, आप इन्हीं से बात कीजिए। आरजू की माँ ने कहा बेटा देखो, आरजू 2 दिनों से घर नहीं आई है। पता चला है कि वो तुम्हारे भाई के टच में थी। नवीन ने ही उसे कॉलेज से ले गया था। अगर आप लोग नहीं बताते तो मैं पुलिस के पास जाकर कार्रवाई करूंगी। तो संदीप खत्री ने कहा आंटी वो नवीन के टच में नहीं थी, किसी ने आपको गलत बताया है। आप बेवजह नवीन पर शक कर रही हैं। कल उसकी शादी है। रही बात आरजू की, तो हम उसे ढूंढने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आपकी इज्जत हमारी इज्जत है और इज्जत के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो आरजू की माँ ने कहा ठीक है, आज शाम 5 बजे तक मेरी बेटी मेरे पास आ जानी चाहिए। संदीप ने कहा आंटी मैं इस बारे में SHO से बात करके आरजू को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। संदीप ने भरोसा तो दिला दिया। संदीप ने आरजू को ढूंढने की बात कविता से कह तो दी, लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आ रही थी कि वो उसे कहाँ ढूंढे। भाई की शादी थी, सारे काम का देख रेख वही कर रहा था। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वो अपने दादी के साथ संजीव चौहान के बड़े भाई राजपाल के घर पहुंचे। उनसे कहा कि कविता आंटी उस पर आरजू को ढूंढने का दबाव डाल रही है, आखिर वो उसे कहाँ ढूंढे। राजपाल की पत्नी के भतीजे की नारायण में शादी थी। वो पत्नी के साथ शादी में जाने की तैयारी में था, इसलिए उन्होंने कहा कि वो इस बारे में शादी से लौटने के बाद ही कुछ कर सकेंगे। ये सुनने के बाद संदीप वापस घर लौट आया और इधर संजीव चौहान और उनकी पत्नी कविता का बेटी की चिंता में रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। संदीप से बात किए तो उन्हें कई घंटे हो चुके थे और उधर से उनके पास कोई फ़ोन भी नहीं आया था। आखिर उन्होंने ही फिर से संदीप को फ़ोन किया और कहा संदीप क्या हुआ, अभी तक तुमने आरजू के बारे में कुछ नहीं बताया। तो उसने कहा आंटी मैं उसे कहाँ से ढूंढूं, हम राजपाल अंकल के पास गए थे, वो शादी में जा रहे थे, उनके लौटने के बाद ही बात करेंगे। इधर आरजू की माँ ने कहा कि तुमने तो कहा था कि SHO से बात करके आरजू को ढूंढोगे। संदीप ने कहा आंटी कल हमारे यहाँ शादी है, बताओ मैं उसे कहाँ से लाऊं। तो कविता ने कहा कि देखो बेटा मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि मेरी बेटी घर आ जाएगी तो मैं शादी में कोई भी बाधा नहीं डालूंगी और ना ही उसे डालने दूंगी। ये सुनने के बाद संदीप ने फ़ोन अपनी दादी राज रानी को दे दिया। राज रानी से बात करते समय कविता के आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने भरी आवाज़ में कहा मैं बहुत दुखी हूँ, 3 दिन हो गए मेरी बच्ची घर नहीं आई। तो राज रानी ने कहा दुख तो हमें भी है, नवीन को इतना टाइट हमने कर दिया था कि वो 3 महीने से अपनी बहन के घर पर ही है, वो अपना काम भी वहाँ कर रहा है, यहाँ आता भी नहीं है, अब उसे हम कहाँ से ढूंढेंगे, ये राज रानी ने कहा।
तो आरजू की मां कविता ने कहा कि मुझे पता चला है कि एक हफ्ते पहले नवीन बाइक से आरजू का बस का पास बनवाने के लिए ले गया था। अभी भी वह उसके साथ ही घूमती थी। आप कैसे कह रही हैं कि वो आरजू से नहीं मिलता था? राज रानी ने कहा कि लड़की की जो फ्रेंड है उनसे भी पूछ लो। यह भी हो सकता है कि वो तुम्हारी रिश्तेदारी में जहाँ शादी हो रही हो वो वहीं पहुँची हो। तो शांति रखो, सब ठीक हो जाएगा। कविता ने कहा, मैं शांति ही तो रखी हुई हूँ कि मैंने अब तक पुलिस के पास नवीन का नाम तक नहीं लिखवाया है। मुझे मेरी बेटी दिलवा दो, मैं बहुत सहयोग करूँगी। मेरी बेटी तुम्हारी शादी में किसी भी तरह का बाधा नहीं डालेगी। ये कहते कहते कविता रो पड़ी। अगले दिन नवीन की शादी थी। कविता ने सोचा कि हो सकता है शादी के बाद वो बेटी को ढूंढने में मदद करेंगे, इसलिए उन्होंने एक दिन और चुप रहना उचित समझा। ऐसे ही 6 फरवरी की शाम तक संदीप खत्री और उसके घर वालों ने कोई जवाब नहीं दिया तो चौहान दंपति के सब्र का बांधा टूट गया। संजीव चौहान थाने पहुंचे और उन्होंने शक के आधार पर नवीन खत्री के खिलाफ बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अपहरण की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस कार्रवाई में तेज़ हो गई। डीसीपी विजय सिंह ने एसपी मॉडल टाउन के नेतृत्व में एक टीम बनाई जिसमें थाना प्रभारी राम अवतार यादव, अतिरिक्त थाना प्रभारी सुधीर कुमार, एसआई संदीप माथुर, अमित राठी, विश्व प्रताप शर्मा, हेड कांस्टेबल रणधीर सिंह, जय भगवान कांस्टेबल शिवा कुमार, नवीन राजेश को शामिल किया गया। रिपोर्ट में नामजद थी, इसलिए पुलिस टीम राजपुर गांव के गुड़ मंडी में नवीन के घर जा पहुंची। वो घर पर तो नहीं मिला। उसकी मां और दादी ने बताया कि वो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर हनीमून मनाने के लिए गोवा गया है। उसके गोवा से लौटने के बाद ही उसे आरजू के बारे में पूछताछ की जा सकती थी, इसलिए पुलिस ने आरजू और नवीन खत्री के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवा लिया था। उस दिन रात 10 बजे के करीब पुलिस टीम को खबर मिली कि नवीन आज़ादपुर से मॉडल टाउन की ओर बीटीसी के एक बस से आ रहा है। इस खबर पर थाना प्रभारी चौंक गए थे क्योंकि उन्हें तो उसके गोवा जाने की खबर मिली थी। उनके पास नवीन खत्री का फ़ोटो था, इसलिए वो मॉडर्न टाउन के बस स्टॉप पर खड़े होकर आज़ादपुर से आने वाली बसों की तलाशी लेने लगी। आखिरकार ये काम रंग लाई और एक बस में उन्हें नवीन खत्री मिल भी गए। पुलिस को देखते ही उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बस के दोनों दरवाज़ों पर पुलिस तैनात होने की वजह से उसकी कोशिश असफल रही। उसे हिरासत में लेकर पुलिस टीम थाने ले आई। आरजू के बारे में पूछने पर उसने कहा कि 4 महीने पहले जब पंचायत बैठी थी तभी से मैंने उसे बातचीत बंद कर दी थी। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है। तो इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि कॉलेज के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग में आरजू तुम्हारे साथ जाती दिखाई दी है। तो नवीन ने कहा, सर ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तो उस दिन सुबह से ही अपने शादी के कार्ड बांट रहा था। इस पर नवीन और आरजू के नंबरों की कॉल डिटेल से पता चला था कि 2 फरवरी 2016 को सुबह 9 बजे से 9:30 बजे के बीच उसकी आरजू से बातचीत हुई थी और उस समय उसके फ़ोन की लोकेशन भी लक्ष्मीबाई कॉलेज के आसपास थी। इससे साफ लग रहा था कि नवीन झूठ बोल रहा है। पुलिस ने उसे सारे सबूत दिखाकर पूछताछ की तो उसे सच बोलना ही पड़ा और उसने सच मान लिया कि उसने आरजू की हत्या कर दी है और इस वक्त लाश उसके घर में ही पड़ी है। पुलिस को हैरानी इस बात की थी कि शादी वाले घर में 5 दिनों से लाश कैसे रखी जा सकती है। पुलिस उसे लेकर उसके घर पहुंची तो मकान के कमरों और किचन के बीच वेंटिलेशन के लिए कुछ खाली जगह छूटी थी। उसी खाली जगह में पानी के पाइप लगे थे जिसे कि शाफ्ट कहते हैं। उसी शाफ्ट में आरजू के को छुपा कर रखी थी जिसे कि पुलिस ने बरामद कर लिया। आरजू की लाश बरामद होने पर नवीन के घर वालों के भी होश उड़ गए थे और वे सारे लोग हैरान रह गए। आरजू की लाश बरामद होने की जानकारी थाना प्रभारी ने डीसीपी और अन्य अधिकारी को दे दी तो जिला स्तर के सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। लाश देखकर ही लग ही रहा था कि हत्या कई दिनों पहले की गई थी। लाश से दुर्गंध भी आ रही थी। उसके गले में उस समय एक दुपट्टा लिपटा था। तो पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित पक्ष को आश्वासन दिया कि नवीन के अलावा इस केस में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह समझा बुझाकर पुलिस ने उन्हें शांत किया। इसके बाद उन्होंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दी।
7 फरवरी को पुलिस ने नवीन खत्री को रोहिणी न्यायालय में ड्यूटी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सोनाली गुप्ता के समक्ष पेश करके पूछताछ करने के लिए 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया। अब नवीन खत्री से विस्तार से पूछताछ की गई तो आरजू चौधरी की हत्या के रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रेम, धोखा, छुटकारे की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार निकली। संजीव चौहान, जो कि आरजू के पिता थे, उत्तरी पश्चिमी ज़िले के गांव राजपुरा गुड़ मंडी में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में पत्नी कविता के अलावा 2 बेटियां और 1 बेटा था। आरजू उनकी दूसरी नंबर की बेटी थी। बड़ी बेटी पायल पढ़ लिखकर दिल्ली के ही एक निजी स्कूल में टीचर हो गई थी। दूसरी बेटी आरजू दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज में बीए फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। वो कॉलेज बस से आती जाती थी। कभी कभी वो अपनी सहेलियों के साथ कमला नगर मार्केट घूमने चली जाती थी। एक दिन आरजू कॉलेज के एक दोस्त के साथ कमला नगर मार्केट घूमने गई थी। तभी वहाँ उसकी मुलाकात नवीन खत्री से हो गई। नवीन को वो पहले से जानती थी क्योंकि वो उसी के मोहल्ले में रहता था, लेकिन वो उससे कभी मिली नहीं थी। नवीन भी राजपुरा गांव के राजकुमार का बेटा था। उस दिन रेस्टोरेंट में नवीन और आरजू की पहली बार बातचीत हुई। आरजू के खाने पीने का बिल नवीन ने ही चुकाया था। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर दे दिया। यह करीब 2 साल पहले की बात है। पहली मुलाकात में ही आरजू नवीन को भा गई। उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए वो उसे जब तक फ़ोन करने लगा और कभी कभी आरजू जैसे ही कॉलेज के लिए घर से निकलकर रोड तक पहुँचती तो नवीन खत्री मोटरसाइकिल लेकर आ जाता, उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाता और उसे लक्ष्मीबाई कॉलेज के सामने से होते हुए करोल बाग में चला जाता और ऐसे ही करके उनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। इस तरह आरजू और नवीन के बीच की दोस्ती जब प्यार में बदल गई, इसके बाद वो अक्सर नवीन के मोटरसाइकिल पर घूमने लगी। नवीन भी उस पर खूब पैसे खर्च करने लगा। राजपुरा गांव के कुछ लोगों ने आरजू को नवीन के साथ घूमते देखा तो इसकी चर्चा गांव में होने लगी। इसका नतीजा यह निकला कि दोनों के ही घर वालों को उनके प्यार की जानकारी हो गई। तब उन्होंने अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आरजू और नवीन अपनी प्यार की धुन में मस्त मगन थे। उनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने अपना मिल मिलाना जारी रखा। उन्होंने साथ जीने मरने की कसम भी खा ली, लेकिन इस बात पर गौर नहीं किया कि वो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, जिसकी वजह से शादी होना असंभव है। गांव के रिश्ते से एक तरह से वो भाई बहन लगते थे। अगर ये बात वो पहले सोच लेते तो उनकी मोहब्बत परवान ना चढ़ती। संजीव चौहान को लगा कि नवीन ने ही उनकी बेटी को बहलाकर फुसलाकर अपने जाल में फंसा लिया है, इसलिए उन्होंने फ़ोन करके नवीन के घर वालों से शिकायत की। इसके बाद नवीन के घर वाले कुछ परिजनों को लेकर संजीव चौहान के घर पहुँचे। ये करीब 4 महीने पहले की बात है। एक ही गांव के होने की वजह से शादी होना असंभव था, इसलिए सब ने यही कहा कि दोनों के घर वाले अपने अपने बच्चों को समझा लें।